हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल थिंक लीगली। आप सभी को पता है राजस्थान एपीओ का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है और आज हमारा जो नया बेरक हम शुरू कर रहे हैं उसका नाम है पॉक्सो एक्ट 2012। इसका पूरा नाम था प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस का एक्ट था ये 2012 का। और ये आज हम शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि इसका बेसिकली टारगेट क्या था। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो हमारे लिए हमारे आईपीसी के अंडर रेप के लिए तो काफी सारे क्लॉसेस दे रखे थे, बट जो सेक्सुअल ऑफेंसेस जो बन रहे हैं हमारे जो चिल्ड्रन से रिलेटेड बढ़ते जा रहे थे उनके लिए एक सेपरेट एक्ट और आप ये एक स्पेशल एक्ट लाया गया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये हमारा स्पेशल एक्ट है, स्पेशल एक्ट है, स्पेशल लॉ है अपने आप में। तो आपको पता है कि इसकी ओवरराइडिंग पावर होती है जो आपके बाकी पीनल लॉज होते हैं उसके उनके ऊपर। तो इसके साथ हम ये एक्ट शुरू करने वाले हैं। ये इस एक्ट के 2012 और इसके बाद में भी काफी सारे अमेंडमेंट आए हैं जो हमारे आईपीसी में भी काफी सारे चेंजेस लेके आया, जिनके कारण वो बीएनएस में भी आपको आगे दिखते हैं। तो हम जो हमारा एक्ट शुरू करने वाले हैं, तो बेसिकली बात क्या थी, तो जो हम शुरू करते हैं इसका एक्ट का नंबर क्या है 32 ऑफ 2012। ये नंबर याद रख लेंगे आप। फिर इसकी जो इनएक्टमेंट की डेट थी वो क्या थी 19 जून 2012। आज 15 जून है, 4 दिन बाद। तो उसके बाद इस हिसाब से आप ये देख लेंगे कि इनएक्टमेंट डेट हमारी क्या है 19 जून 2012। ये हमारी डेट ऑफ इनएक्टमेंट थी। और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या थी, जो हमारा चिल्ड्रंस डे था, चिल्ड्रन एक्ट है। इसी से आप याद रख लेंगे, ट्रिक याद रख लेंगे कि चिल्ड्रंस के का पॉक्सो एक्ट है ये। तो वो क्या था, चिल्ड्रंस डे ही हमारी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 14 नवंबर 2012। ये हमारी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है। और इसका नोडल अथॉरिटी कौन है, कौन ये एक्ट लेके आया था, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट के द्वारा ये एक्ट लाया गया था। फिर उसके बाद जो इसके हमने पहले वाले हमारे जो हमने एक्ट पढ़ा था, लास्ट हमने जो एक्ट पढ़ा था जेजे एक्ट, उसमें भी हमने पढ़ा था। तो इसके अंदर भी जो हमारे प्रीएम्बल के अंदर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हम बातें करते हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के कारण ये एक्ट आया, किन के बेस्ड भी ये एक्ट आया है। यूएन के जो चार्टर है, कुछ कन्वेंशंस है, उनका भी जिक्र किया गया था, उस बारे में जो हम बात करेंगे। तो पहली बात, जो यूएन कन्वेंशन जिसके जो ये मैटर पे डील करती है, उससे क्या रिलेटेड है, हमारी यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। यही हमारे जेजे एक्ट में भी थी। फिर उसके अलावा आर्टिकल 15(3) ये भी हमारे उसमें डील करता था। तो आप एक तरीके से अगर आप मेंस का कोई आंसर लिख रहे हैं, आंसर फ्रेमिंग के अंदर जो भी हमने बात करी थी, हमने ना 15 सब क्लॉज 3 की बात करी थी, 47 की बात करी थी, 45 की बात करी थी, हमने 39 ई और एफ की भी बात करी थी। ये जो हमने बात करी थी, इन सभी को आप ध्यान में रखते हुए अपने आंसर फ्रेम कर सकते हैं कि एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट फॉर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द चिल्ड्रन। तो ये इन दो की बात की गई थी और इसी के बेस पे हमारा इनएक्टमेंट आया था पॉक्सो एक्ट का। जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करता है। जो आपको ये पता है कि आईपीसी के अंडर हम जब भी हम रेप के हमारे प्रोविजंस की बात करते हैं, वहां पे हम विमेन की बात करते हैं। बट ये जो सेक्शन है, आप ये बिल्कुल भी ना सोच के चलें कि हमारा समाज अभी तक भी सिर्फ उन्हीं पे है कि इस तरह के जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं सिर्फ औरतों पे ही होते हैं। जब हम यहाँ पे चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बच्चे दोनों तरह के, मेल या फीमेल दोनों तरह की बात कर रहे हैं। ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, प्रोटेक्ट्स बोथ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन इक्वली, अ मैसिव डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल आईपीसी रेप लॉज। रेप लॉज में हमारे सिर्फ हम वुमेन की बात करते हैं। हम अगर कोई मेल के साथ, आप सोच रहे होंगे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आज हमारे कई जगह हमारे मेल्स के साथ भी रेप बच्चे होते हैं, उनके संग भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, छेड़छाड़ होती है। हमारा समाज आज उस जगह पे आ गया है कि ये सोचता भी नहीं है कि क्या कर रहा है, उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या वो कर रहे हैं, कुछ नहीं सोचते हैं। उनकी क्या मेंटालिटी होती जा रही है, मुझे भी सच में समझ से पार होती जा रही है इस तरह के जो लोग होते जा रहे हैं। तो रेप के लॉज हैं वहां पे, लेकिन अभी तक भी हमारे जो रेप लॉज, वहां पे हम सिर्फ विमेन की बात करते हैं। बट जो यहाँ पे है, ये जो हम पॉक्सो एक्ट में बात करते हैं, ये दोनों तरह के आप चिल्ड्रन की बात करते हैं, मेल की भी फीमेल की भी। फिर स्पेशल लॉ है ओवरराइड्स जनरल पीनल लॉ, ये मैंने आपको बता दिया। फिर ये जो सेक्शन 1 है वो आपका शॉर्ट टाइटल देता है। पूरा नाम इसका क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012। इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है, जम्मू कश्मीर के। ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उसके बाद से इसकी कमेंसमेंट डेट दे रखी है सेक्शन 1 में, और वो हमने बात कर ली है। क्या है, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर 2012। फिर सेक्शन
2 जो हमारा डिक्शनरी की बात कर जो हमारे डेफिनेशंस क्लॉज की बात करता है, सेक्शन 2(1) जो है वो हमारे एक्ट में दी हुई डेफिनेशंस दे रखी है, और सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 जो है वो हमारी उन डेफिनेशंस की बात करता है जो हम बाकी एक्ट से ही यूं की यूं लेते हैं। तो सेक्शन 2(1) जो है वो में जो हमारा डी है वो हमारे चाइल्ड की डेफिनेशन बात करता है। ये आपके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि इसका विक्टिम कौन है, चाइल्ड है। फिर वेयर एंड हाउ, इसके एजुकेटर्स कौन है, स्पेशल कोर्ट की बात करते हैं इस एक्ट के अंदर हम, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आप सभी को पता है कि पॉक्सो की सेपरेट कोर्ट का भी इसमें इस एक्ट के अंदर प्रोविजन दे रखा है कि पॉक्सो के लिए स्पेशल कोर्ट बनेगी, जो हमारे सेशन कोर्ट है उसके अंदर एक स्पेशल कोर्ट होगी और उसका जो कि पॉक्सो से मैटर्स में डील करता है। तो इसके एजुकेटर्स कौन कौन है, स्पेशल कोर्ट की बात करेंगे, एम के अंदर हमारे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होंगे जो कि पॉक्सो रिलेटेड मैटर्स को डील करेंगे, और इसके लिए रिलेशनल और क्या क्या बात कर रहे हैं हम, डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स की डेफिनेशन की बात करेंगे, शेयर्ड हाउस होल्ड की बात करेंगे, इस तरह से रिलेटेड डेफिनेशन की हम बात करेंगे। फिर तो हमारी पहली डेफिनेशन हम जो डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सेक्शन 2(1)D 2(1)D वो बात करता है डेफिनेशन किसकी, चाइल्ड की, जो हमने जुवेनाइल में पढ़ी, हमने पॉक्सो, हमने जेजे एक्ट में भी चाइल्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी। एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के वो हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ जो 18 ईयर्स से कम के लोग हैं वो सभी इसके अंदर पॉक्सो एक्ट के अंदर आते हैं। तो 18 ईयर्स के अंदर सारे पॉक्सो एक्ट अप्लाई हो जाता है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आती है, कंसेंट इज लीगली इमटेरियल, जैसा कि हम ये मान के चलते हैं क्योंकि वो चाइल्ड है तो ऐसी कंडीशन में हम किसी भी कंडीशन में कंसेंट की बात यहाँ पे नहीं करते हैं। अगर आप कोई ये कहता भी है कि कंसेंट थी तो ये मैटर नहीं करती है क्योंकि वो बच्चा है। वो आप यहाँ पे हम सेक्सुअल ऑफेंसेस आप देखते हैं न्यूज में, पेपर में आए दिन कि इवन 6 महीने के 3-4 साल के बच्चे स्कूल से किडनैप कर लेते हैं, स्कूल के अंदर भी उनके संग सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं। कोई टीचर, कोई स्टाफ किसी तरह का, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो जाते हैं, वहां पे कोई रास्ते में कोई उनका रिश्तेदार, कहीं पे भी बच्चे आज की नजर में सुरक्षित नहीं है। तो आज हम जो ये देखते हैं तो ऐसी सिचुएशन में वो बच्चे हैं, अबोध बालक हैं, उनको क्या पता उनसे कि कंसेंट क्या मैटर करती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी कंसेंट, या पूरे एक्ट में मान के चलेंगे कि कहीं पे भी कंसेंट की बात हम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं कि 18 और अबव में पॉक्सो कोलैप्स हो जाता है, केस फॉल्स बैक टू आईपीसी डोमेन, रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ फोर्स और कोएर्जन। ये हमारे डिफरेंस है पॉक्सो में और उसमें कि हमको कोएर्जन और फोर्स को बताना पड़ता है। हम सिर्फ जो 18 ईयर से ऊपर के बच्चे हैं, उनको, जो कम के बच्चे हैं उनकी ही बात करते हैं। फिर एज डिटर्मिनेशन की बात है कि हाउ इज एज प्रूवन, स्कूल सर्टिफिकेट लिए जाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के बेस पे या फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। और ये हमारा किसमें, हमारे सेक्शन 94, ये हमारे उसमें हमने कोर्स में पढ़ा नहीं था क्योंकि वो हमारे एपीओ के कोर्स में नहीं है, बट जो सेक्शन 94 है वो हमारे इन मैटर से डील करता है कि जब हम बात करते हैं कि जेजे के अंदर कि कैसे एज का पता लगाया जाए, एज डिटर्मिनेशन की हम बात करते हैं। 3 तरह से हम बात करते हैं, स्कूल सर्टिफिकेट की बात करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तीसरा मेडिकल प्रूफ कर रहे हैं। ये आपकी जो प्रोसेस है उसको कहते हैं ऑसिफिकेशन। ये है हमारे सेक्शन 94 डील करता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग ही एज प्रूफ की जाती है। और ये हमारा इससे इंपॉर्टेंट केस, ये जो एक्ट है इसमें भर के आपके काफी सारे इंपॉर्टेंट केस लॉस हैं। तो लैंडमार्क केसेस पॉक्सो एक्ट के कोई भी छोड़ के हमको नहीं जाने हैं। और जो हमारा पहला एक्ट हम जो बात कर रहे हैं उसकी केस की, उसका नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको बिल्कुल ध्यान रखें। दिनेश उर्फ दीनू वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2021 का केस था। और उसमें ये बोला गया था कि जो प्रोसिक्यूटर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ द मेजोरिटी इनकंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो बॉर्डर लाइन था मेजोरिटी की, यहाँ पे एज के बारे में से रिलेटेड केस था। और रूलिंग ये बोली गई कि बेनिफिट ऑफ द डाउट अप्लाइज टू एज डिटर्मिनेशन, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉक्सो प्रोसीडिंग्स ऑन डाउटफुल एज प्रूफ इज एन अब्यूज ऑफ प्रोसेस, बेल ग्रांटेड। इस यहाँ पे क्योंकि मैं जो है ना वहां पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की कमी थी, इसके चक्कर में पॉक्सो एक्ट का यूज करते हुए उन्होंने जहाँ पे ना ऐसे बोला गया कि जो बच्चा है वो 18 साल से ऊपर है और प्रॉपर एविडेंस नहीं हो पाए थे, ऐसी कंडीशन में बेल ग्रांट हो गई थी। बट ये हमारा एक लैंडमार्क केस है एज डिटर्मिनेशन के मैटर में। फिर 2(1)D है, वो बात करता है हमारे चाइल्ड पोर्नोग्राफी की। ये हमारे
2019 के अमेंडमेंट से आया था। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो सेक्शन था उसमें ये बात करता है कि एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड इंक्लूडिंग फोटोग्राफ, वीडियो, digital image, computer generated image indistinguishable from an actual child, या फिर image created, adapted, modified to appear as a child। अब तो आप देख रहे हैं ये जिबली कई तरह के हमारे एआई का यूज करके भी नई नई टेक्नोलॉजी आने लग गई है और उसी के साथ इसका अब्यूज भी हो रहा है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का ये सेक्शन इसीलिए डील किया गया था कि किसी भी बच्चे का अगर उस किसी बच्चे को डिपिक्ट किसी को शो किया जा रहा है सोशली एक्सप्लिसिट कंडक्ट के लिए इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, उसकी फोटोग्राफ का या उसकी कोई वीडियो बनाई जा रही है, कोई डिजिटल इमेज है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज जो हमारी एआई से रिलेटेड अब जो इमेजेस आजकल बन रही है, इस तरह की ऐसी कोई बच्चे की इमेज बनाई जा रही है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट दिखाते हुए, तो ऐसी कंडीशन में वो हमारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आता है। द लॉ एक्सप्लिसिटली क्रिमिनलाइजेस एडवांस डिजिटल फैब्रिकेशंस, डीप फेक्स, एंटिसिपेटिंग मॉडर्न साइबर क्राइम। ये साइबर क्राइम के अंदर भी आता है, बट क्योंकि इसके जो हमारे पॉक्सो के ज्यादा सीवियर चार्जेस हैं तो हम पॉक्सो केस के अंदर ले लेते हैं। फिर अब सबसे पहले हम और डेफिनेशंस चलते हुए एक कुछ डेफिनेशंस और पढ़ लेते हैं, फिर हम हमारा एक्ट से शुरुआत करेंगे। मैं आपको हमारा बेयर एक्ट निकालूंगी। तो हमारे जो एजुकेटर्स की हमने बात करी कि 21L के अंदर हमारे स्पेशल कोड दे रखा है, डिफाइंड अ कोड डिजाइन डेजिग्नेटेड अंडर सेक्शन 28, और इसकी क्या है, यूजुअली द एग्जिस्टिंग कोर्ट ऑफ सेशन डेजिग्नेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर स्पीडी चाइल्ड फ्रेंडली ट्रायल्स। तो आप नॉर्मली देखेंगे कि सेशन कोर्ट के अंदर ही एक कोर्ट होती है, उसको पॉक्सो एक्ट के लिए स्पेशली डेजिग्नेट कर दिया जाता है। तो उसका वो हमारे किसके अंदर आती है, डिफाइंड तो है 21L के अंदर, और ये सेटअप किसके अंदर की गई है, सेक्शन 28 के अंदर। और दूसरी बात हम जो कर रहे हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करते हैं। आप क्योंकि एपीयू का एग्जाम दे रहे हैं तो ये डेफिनेशन का भी आप ध्यान रखेंगे कि ना हमारे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए बात करते हैं 21M के अंदर, अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 32, और इसका रोल क्या होता है, रिप्रेजेंट्स द स्टेट डेडिकेटेड टू पॉक्सो केसेस टू इंश्योर द चाइल्ड इज नॉट सब्जेक्टेड टू एग्रेसिव री-ट्रॉमेटाइजिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। जो ट्रॉमेटाइजिंग आप देखते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं, कई बार जो है प्रोसिक्यूशन हो गया या जो केस जो डिफेंडिंग केस जो लॉयर होता है वो भूल जाते हैं कि वो इतना ट्रॉमेटाइज कर देते हैं अपने एविडेंसेस निकालने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में है ना हमारे जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसका रोल दिया हुआ है कि क्या हो कि ये प्रोसीडिंग जो है पॉक्सो के अंदर बहुत चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में हो। हमने जो जेजे में बात करी थी कि चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में होना चाहिए, एक अच्छे मैनर में होना चाहिए कि बच्चे का इज नॉट सब्जेक्टेड टू एग्रेसिव री-ट्रॉमेटाइजिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। उस बच्चे के साथ ऑलरेडी एक ट्रॉमा हो चुका है, वो अपने दोबारा ऐसा कोई वो इस तरीके से ना ये ना हो कि उस वापस वो अपने कोई ट्रॉमा में चला जाए, उसके संग ऑलरेडी इस तरीके के अब्यूज हो चुका है, तो वो दोबारा उस मैटर में प्रॉब्लम में नहीं आए या वो मैटर्स को याद करके उसकी कोई तबियत खराब ना हो जाए। इस तरीके का इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। फिर 21E जो है वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात करता है हमारे, कि जैसा कि मैंने आपको बताई कि बच्चा ये नहीं है कि बाहर ही असुरक्षित है, वह घर में भी सुरक्षित नहीं है। कई जगह हम इस तरह के केसेस भी देखते हैं कि कोई आपके खास रिलेशनशिप है वो भी सेक्सुअल अब्यूज कर लेते हैं बच्चों का, कोई चाचा हो गए, कोई आपके दूर के रिलेटिव हो गए, तो इस तरह के भी हमने कैसे केसेस देखे हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन मैटर्स के कारण ही ये जो डेफिनेशन आई थी डोमेस्टिक रिलेशनशिप, उसमें बोला गया एक्सप्लिसिटली बोरोज इट्स मीनिंग फ्रॉम सेक्शन 2F ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो हमारा डीवी एक्ट था, इसमें भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात की गई है। वही की वही डेफिनेशन हम यहाँ पे ला रहे हैं। और 21 के बाद जो करता है वो शेयर्ड हाउसहोल्ड की बात करता है, अ हाउसहोल्ड वेयर द अक्यूज्ड लिव्स और हैज लिव्ड एट एनी टाइम इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द चाइल्ड। शेयर्ड हाउसहोल्ड में हम उस कंडीशन की बात करते हैं जब कोई रिलेटिव ने किसी घर के अंदर बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज किया है, तो वो जो घर शेयर किया है फॉर द टाइम बिंग उन्होंने एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर, उसकी बात की जा रही है कि हाउसहोल्ड वेयर द अक्यूज्ड रहा है बच्चे के साथ इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द चाइल्ड।
ये जो है ये हम बात करते हैं, ये एग्रीवेटेड जब हम ऑफेंसेस की बात करते हैं, ऐसी कंडीशन में ये एक बात की गई थी कि आपने अपनी पावर का मिसयूज किया, उस बच्चे ने आप पे ट्रस्ट किया था कि आप उसके रिलेटिव हैं। ऐसी कंडीशन में जब आप करते हैं तो जो है वो हमारे एग्रीवेटेड चार्जेस को फ्रेम करते हुए उनका यूज करते हैं। फिर उसके अलावा 2(2) जो बात करता है, मैंने आपसे वही बताया कि आईपीसी, जेजे एक्ट, सीआरपीसी और आईटी एक्ट, जो हम साइबर क्राइम्स से रिलेटेड वो जो टर्म्स हैं वो सेम तरीके से यूज किए जाएंगे जो इन्हीं एक्ट्स में लिए गए हैं। इफ अ टर्म इज यूज्ड इन पॉक्सो बट नॉट डिफाइंड इन सेक्शन 2(1) इट्स मीनिंग इज लीगली ड्रॉन। ये इन चारों एक्ट जो ले रखे हैं, ये आपके लिए ये सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ लिया गया कि उसमें से आपको पास 3 ऑप्शन तो इनमें से दे दिए और एक आपका एक्ट दूसरा दे दिया कि इनमें से कौन सा एक्ट जो है वो आपके डेफिनेशंस के लिए यूज नहीं किया जाता है आपके पॉक्सो एक्ट में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है आईपीसी, जेजे एक्ट, आईटी एक्ट और आपका सीआरपीसी कि इनका ध्यान रखना है। तो अब हम हमारा बेयर एक्ट निकालते हैं। आपका पहली बात तो इसके अंदर जो हम बात करेंगे, इसका अरेंजमेंट आपको ध्यान रखना है। लास्ट अमेंडमेंट जो था 2023 में आया था, इसके अंदर जो है आपके 9 चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शंस आपके अंदर गिवन है, 46 सेक्शंस की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो ये अरेंजमेंट आपको ध्यान रखना है। 46 सेक्शंस की बात करते हैं, 9 चैप्टर्स की बात करते हैं। आपको चैप्टर नंबर, चैप्टर के नाम और है ना जो आपका ये अरेंजमेंट है इसको याद रखने की कोशिश कर लीजिए, कई जगह पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपका बेयर एक्ट आज इसलिए खोला है, नॉर्मली आप देखते हैं कि मैं आपके स्लाइड से पढ़ाती हूँ कि आपको जो है हमको बहुत बारीकी से इसका ध्यान रखना है कि पहली बात हम प्रीएम्बल की बात करेंगे। तो प्रीएम्बल जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, अच्छा, an act to protect children from offences of sexual assault, sexual harassment, pornography and provide for establishment of special court। मैं आपके लिए और जूम में कर देती हूँ इसको। ओके, सेक्सुअल असॉल्ट की बात करते हैं, हरेसमेंट की बात करते हैं, पोर्नोग्राफी की बात करते हैं। 3 तरह की बात हम कर रहे हैं। इसमें हम सारे जो हमारे सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं वो कवर हो रहे हैं। और एस्टैब्लिशमेंट किसका है, स्पेशल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट है फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड वेयर ऑफ इंसिडेंटल। तो पहली बात हम ये याद रखेंगे कि क्या है, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट, पोर्नोग्राफी। और फिर चौथी बात हम करते हैं कि ये क्या करता है, एस्टैब्लिशमेंट करता है स्पेशल कोर्ट का। वेयर एज क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 हमने बात करी कि 15 सब क्लॉज 3 की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन empowers the state to make special provisions for children and whereas the government of India has acceded on the 11th January, वही कन्वेंशन की बात जो हमने करी, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड कि उसको अडॉप्ट किया था जनरल असेंबली में, तो उसके बेस पे ये एक्ट बना था। फिर उसके बाद में it is necessary for the proper development of the child that his or her right to privacy and confidentiality। ये बात जो है ये प्रीएम्बल में ये बोल दी गई थी। तो ये मैटर्स जब भी हम स्पेशल कोर्ट में जब पॉक्सो से रिलेटेड मैटर्स होते हैं तो स्पेशली बच्चे के जो है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं 14 के अंदर और 21 के अंदर, ये मेक श्योर करते हैं कि बच्चे की कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे, उसकी आइडेंटिटी की प्राइवेसी रहे। तो ये जो है उनका प्रोटेक्शन प्रॉपर रहे, उसको फ्री लीगल एड मिले, उसको लीगल सर्विसेज मिले, बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरी पर्सन बाय ऑल मीन्स एंड थ्रू ऑल स्टेजेस ऑफ ए जुडिशियल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द चाइल्ड एंड वेयर एज इट इज इम्पेरेटिव दैट द लॉ ऑपरेट्स इन अ मैनर दैट द बेस्ट इंटरेस्ट and the well-being of the child are regarded as being the paramount importance of at every stage to ensure the healthy physical, emotional, intellectual and social development of the child। जेजे में जिस तरीके से हमारा टारगेट था, बस इतनी सी बात थी कि वहां पे बच्चे से कोई ऑफेंस हो जाता है, यहाँ पे बच्चे के साथ ऑफेंस हो रहा है, इसीलिए मैंने तुरंत इसके बाद पॉक्सो एक्ट शुरू किया है। तो वही बात जो हमने पहले कर रहे थे कि हमारा पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इस एक्ट का क्या है कि बच्चे की का हेल्दी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट हो बच्चे का, ये हमारा पैरामाउंट होना चाहिए।
कि ऐसी कंडीशन, और ये यहाँ पे क्या है, टू प्रिवेंट ऑल द इंड्यूसमेंट कोवर्जन ऑफ अ चाइल्ड टू एंगेज इन एनी लॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन प्रोस्टिट्यूशन, अनलॉफुल सेक्सुअल practices, exploitative use of children in pornographic performance and materials, where sexual exploitation and sexual abuse of children are heinous crimes and need to be effectively addressed. यहाँ पे हम ये जो हमारे ये जो क्राइम्स की बात कर रहे हैं, ये किस कैटेगरी के हैं, हीनियस क्राइम्स की कैटेगरी में आते हैं। सेक्शन 1 हमने बात कर लिया है। अब हम बात करते हैं हमारे, जो हमने डेफिनेशन अभी इसमें नहीं पढ़ी है, तो एक डेफिनेशन आती है, 2 भी बात करता है एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की। ये हमने जो इसकी डेफिनेशंस हम आगे सेक्शंस में पढ़ेंगे। ये आपके 2A में दे रखी है असॉल्ट की, B में दे रखी है सेक्सुअल असॉल्ट की, C में दे रखी है आर्म फोर्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस की, D की बात हम चाइल्ड की कर चुके हैं। फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी हम पढ़ चुके हैं, डोमेस्टिक रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं। फिर बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट और कोई डेफिनेशन, हमने स्पेशल कोर्ट की भी बात कर ली है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर की भी बात कर ली है। इस तरीके से हमने सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डील कर ली है। और अब नेक्स्ट सेक्शन में हम, जो हमारे नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर आपसे हमारा चैप्टर 2 है वो स्टार्ट करेंगे। सो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट होता है और आपके क्या रिव्यूज हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।